हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर हमारा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में है और हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स को दोस्तों हिंदी में भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब इंसान जो है वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है शुरू से ही, एंशिएंट टाइम से ही। जैसे कि द नाइट स्काई विद इट्स ब्राइट क्लस्टियल ऑब्जेक्ट्स, रात में जो स्टार होते हैं, सितारे होते हैं, वो हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमंस सिंस टाइम इमेमोरियल। द रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ डे एंड नाइट, जो दिन और रात बनते हैं लगातार, सीजन्स की एनुअल साइकिल, और एक्लिप्सेस, जैसे सोलर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है, ये सब आपने 8th 9th और 10th में पढ़ा होगा। टाइड्स, वॉल्केनोज, रेनबोज, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ह्यूमंस जो हैं वो स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग टाइम से ही क्यूरियस रहे हैं। Volcanoes, the rainbow have always been a source of wonder. The world has an astonishing variety of materials and a bewildering diversity of life and behavior. मतलब वर्ल्ड जो है एक बहुत ही अलग चीज़ है, और जो वर्ल्ड है उसमें लाइफ की बहुत ही अलग अलग बहुत ही डाइवर्सिटी है, अलग अलग, और बिहेवियर्स की भी डाइवर्सिटी है, और वर्ल्ड में कई एस्टोनिशिंग मटेरियल्स भी हैं। The inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in different ways. मतलब इंसान, आप लोगों को पता तो है ही कि इंसान इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है, और इन सब चीज़ों को जानने के लिए उसने अलग अलग तरीके अपनाए और अलग अलग मेथड्स से उन्होंने इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करी। हालांकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब आज के प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम बहुत ही आसानी से जो हमारा आसपास का जो नेचर है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। One kind of response from the earliest times has been to observe the physical environment carefully, look for any meaningful pattern and relations in natural phenomena, and build and use new tools to interact with nature. This human endeavor led in course of time to modern science and technology. मतलब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंसान जो है वो शुरुआती दौर से ही, स्टार्टिंग टाइम से ही अपने आसपास के वातावरण को, एनवायरनमेंट को, क्लस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, नेचर को समझने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहा है। लेकिन उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि वो आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। लेकिन इसका भी उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला कि जब तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई तो आसपास के जो उनका जो नेचर था उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, उसको समझें। ठीक है दोस्तों, और नेचर के साथ इंटरेक्ट करें। और जैसे ही वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते चले गए एक्सपर्ट, तो उसी के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी जो थी उसके डेवलपमेंट के कई रास्ते भी खुल गए। ठीक है दोस्तों, द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। ये जो वर्ड साइंस जो है, ये साइंस वर्ड, ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है साइंटिया, और इसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी चीज़ के बारे में जानना। और संस्कृत में ये तो विज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन इसको विज्ञान भी बोलते हैं। और अरेबिक वर्ड होता है इल्म, टू नो, विज्ञान और अरेबिक वर्ड इल्म, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, नेमली नॉलेज। इन तीनों वर्ड का एक ही मतलब होता है, नॉलेज। साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पेशीज। जितनी पुरानी ह्यूमन स्पेशीज हैं उतनी ही पुरानी साइंस भी है। ठीक है। हाँ, the early civilizations of Egypt,
India, China, Greek, Mesopotamia, and many others made vital contributions to its progress. कई अलग अलग अर्ली सिविलाइजेशंस यानी प्राचीन काल की जो सभ्यताएं थीं, जैसे इजिप्शियन, इंडियन, चाइना, ग्रीक और मेसोपोटामिया, इन सब ने इसी चीज़ की प्रोग्रेस में वाइटल कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है अपने आसपास के नेचर को अच्छी तरह से समझने में। एंड मैनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशंस। अच्छा, ये तो हो गया। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 16th सेंचुरी से ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन साइंस इन यूरोप। तो जब 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आना 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि 16th सेंचुरी से यूरोप में साइंस में स्ट्राइड्स बनने स्टार्ट हुए। बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी के मिडल में साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज। 20th सेंचुरी के मिडल में यानी 20th सेंचुरी के बीच में साइंस जो थी वो एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज बनकर तैयार हो गई, इंटरनेशनल एंटरप्राइज बन गई, विद मैनी कल्चर्स एंड कंट्रीज contributing to its rapid growth. What is science? Science क्या है? And what is the so-called scientific method? Science क्या है और scientific method किसे कहते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Science is a systematic attempt to understand natural phenomena. किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए, सिस्टमेटिकली समझने के लिए, तरीके से समझने के लिए एक मेथड होता है, उसको हम साइंस बोलते हैं, या फिर उसको सिस्टमेटिक अटेम्प्ट यानी तरीके से कोशिश करना, इसको हम साइंस बोल सकते हैं। इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। अगर किसी चीज़ को साइंटिफिक मेथड से समझने की कोशिश करें तो हम उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही डीपली जा सकते हैं। And use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. Science is exploring, experimenting and predicting from what we see around us. Science जो है वो exploring है, experimenting है और predicting है, जो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। The curiosity to learn about the world, unrevealing the secrets of nature is the first step towards the discovery of science. साइंस की डिस्कवरी करने के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा था? फर्स्ट स्टेप था कि वर्ल्ड को समझना, नेचर के सीक्रेट्स को अनरिवील करना, मतलब बताना। ये फर्स्ट स्टेप था साइंस की डिस्कवरी के लिए। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें कई सारे इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। Systematic observations, controlled experiments, qualitative and quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction and verification, and or falsification of theories, speculation and conjecture also have a place in science. But ultimately, a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observations or experiments. कोई भी साइंटिफिक थ्योरी जो होती है वो थ्योरी ऐसे ही बनकर तैयार नहीं होती, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। और मैथ जो साइंस जो होती है उसमें कई टाइप के ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन, वेरिफिकेशन, फैल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, स्पेक्यूलेशन, इसी टाइप के कई और भी प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के अंदर, या फिर हम इन्हें फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये बता रहा था कि जो थ्योरी जो होती है साइंटिफिक थ्योरी, वो थ्योरी ऐसे ही बनकर तैयार नहीं होती, उसके लिए उसे प्रूफ करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद थ्योरी को बनाया जाता है। देयर इज मच फिलोसॉफिकल डिबेट अबाउट द नेचर एंड मेथड ऑफ साइंस दैट वी नीड नॉट डिस्कस हियर. There is much philosophical debate
अबाउट द नेचर। अच्छा, नेचर और साइंस के मेथड के बीच में कई सारी ऐसे फिलोसफिकल डिबेट हैं जिन्हें हमें यहाँ पे डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसमें यही लिखा हुआ है। द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। थ्योरी और ऑब्जर्वेशन का इंटरप्ले बहुत ही कंपलसरी होता है साइंस की प्रोग्रेस के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कोई एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही थ्योरी को बनाकर तैयार किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट करके उसका जो रिजल्ट आता है वही थ्योरी को प्रूव करता है। और यही साइंस की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। साइंस इज़ एवर डायनामिक, देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। साइंस जो है वो देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी, हाँ, साइंस के अंदर कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है। मतलब इसका मतलब है ये है कि आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे, जितना हम वर्ल्ड को, नेचर को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतनी नई थ्योरीज और न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि साइंस जो है, साइंस में कोई भी एक फाइनल थ्योरी नहीं है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं है। As observations improve in detail and precision, or experiments yield new results, theories must account for them, if necessary, by introducing modifications. Sometimes the modifications may not be drastic and may lie within the framework of existing theory. For example, when Johannes Kepler 1571 to 1630 examined the extensive data on planetary motion collected by Tycho Brahe 1546 to 1601, the planetary circular orbits in heliocentric theory, Sun at the center of the solar system, imagined by Nicolaus Copernicus 1473 to 1543, had to be replaced by elliptical orbits to fit the data better. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टाइको ब्रे। इन्होंने प्लेनेटरी मोशन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, जोहानिस केपलर नाम के साइंटिस्ट ने उन सभी रिजल्ट्स को एग्जामिन किया था। ठीक है, इसके बाद द प्लैनेटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको इमेजिन किया था निकोलस कोपरनिकस ने, और फिर इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था एलिप्टिकल ऑर्बिट्स से, ताकि डाटा को ईजीली और अच्छी तरह से बेटरली अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बस हमारी यहीं तक थी। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।